इंटेल कोर अल्ट्रा 9 का पीसी बिल्ड। और भाई ये डब्बा कैसा, ये है स्पेशल मीडिया किट जो MSI वालों ने हमारे को भेजी है। इसके अंदर बहुत सारी सामग्री थी जो हमने पीसी बिल्ड के अंदर लगा दी है। और अगर आप देखो कुछ ऐसा सेक्सी बॉक्स, और बॉक्स खोलते हैं यहाँ पे अंदर MSI का MEG Z890 एस मदरबोर्ड, MEG कोर लिक्विड i360 AIO और एक इंटेल का डब्बा जिसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 CPU एंड उसके साथ CPU माउंटिंग टूल भी है। ऐसे मदरबोर्ड में लगाने के लिए कुछ ऐसे दिखावे वाला टूल सा है। तो भाई ये रही पीसी बिल्ड तुम्हारे सामने जो हमने करी है। कैसे करी है इसका सुंदरता का शॉट देखोगे, ये लो। एकदम सुंदरता के साथ हमने व्हाइट पीसी बिल्ड ना बहुत सारे कर लिए थे। मैंने कहा थोड़ा ब्लैक मामला करते हैं, एकदम ब्लैक जीपीयू, ब्लैक मदरबोर्ड, अंदर एकदम RGB के तड़कों वाले फैन। वैसे जब इंटेल कोर अल्ट्रा की डेस्कटॉप सीरीज लॉन्च हुई थी तो हमने इंटेल कोर अल्ट्रा 9 पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, लेकिन पीसी बिल्ड नहीं करा था। मैंने कहा पीसी बिल्ड थोड़ा टाइम बाद करेंगे, स्टेबल हो जाने तो इन पे अपडेट्स आ रहे थे। एंड वैसे बहुत सारे रिव्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, तुमने देख भी लिया होगा एक प्रोसेसर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कुछ है, क्या सीन है। लेकिन एक फुल फ्लेजेड पीसी बिल्ड के साथ ये प्रोसेसर कैसा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है गेमिंग के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, एंड इसी प्राइस पॉइंट पे कुछ और प्रोसेसर्स भी हैं मार्केट में, उनके साथ भी थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। एंड आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ है, या अगर पुराने प्रोसेसर पे वो अपग्रेड करना नहीं करना, सारा कुछ बात करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स। यहाँ पे प्रोसेसर है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285 के, जो हमारा 24 कोर्स 24 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है। 8 P कोर्स है, 16 E कोर्स है, और इसके अंदर कोई हाइपर थ्रेडिंग वगैरह नहीं है। इंटेल वालों का कहना है कि भैया हम एफिशिएंसी की वजह से सब किया हमने, जिससे ज्यादा पावर ड्रॉ ना हो। वैसे जो बोल रहे हैं ना हमारे एफिशिएंट प्रोसेसर है, अपने ही प्रेडेसेसर्स के कंपैरिजन में है। अगर कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी इसकी 5.7 गीगाहर्ट्ज तक की है। और इसके अंदर इंटेल का AI बूस्ट जो NPU है ना, 13 टॉप्स का NPU है इस प्रोसेसर के साथ, जिसका प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं है। क्योंकि अगर बंदा अल्ट्रा 9 के साथ पीसी बिल्ड करेगा तो साथ में ग्राफिक्स कार्ड तो लगाएगा, और AI वाले टास्क ग्राफिक कार्ड से बेटर तो कोई भी प्रोसेसर हैंडल नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है। एंड यस, प्राइसिंग ये प्रोसेसर 58-59,000 के आसपास में आपको आज की डेट में मिल जाएगा। देन आ जाता है मदरबोर्ड। भाई फ्लैगशिप प्रोसेसर, तो फ्लैगशिप ही मदरबोर्ड लगा दिया। MSI का Z890 एस मदरबोर्ड है भाई, फुल ऑन फ्लैगशिप मामला है। इंटेल के Z890 चिपसेट पे है। LGA 1851 जिस सॉकेट के अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा के प्रोसेसर लगते हैं। अब ये सॉकेट कितने टाइम तक इंटेल वाले कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर नए प्रोसेसर के साथ नया सॉकेट चेंज कर दिया तो भाई मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। कंपोनेंट्स वालों के भी है, जिसने पीसी बिल्ड कर लिया, बहुत सारी चीजें हैं। देन ये जो मदरबोर्ड है EZ DIY के साथ आता है। EZ मैग्नेटिक SSD हीट सिंक मिलती है, कोई स्क्रू वाला सीन नहीं है, लैश वाला सिस्टम होता है इसके अंदर। एंड EZ PCI रिलीज मिलता है, EZ वाईफाई एंटीना मिलते हैं, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला मामला है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये मदरबोर्ड 28 फेज VRM के साथ आता है, 24+2+1+1, जिसकी वजह से काफी स्टेबल, काफी पावर एफिशिएंट। एंड अगर आप हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हो या ओवरक्लॉकिंग करते हो तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मतलब पैसा ज्यादा डाला तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड भाई स्टोरेज स्लॉट, एक Gen 5 SSD का स्लॉट मिलता है, 4 Gen 4 SSD के स्लॉट मिलता है, तो मतलब फुल ऑन एक्सपेंशन। HDD का तो अब तो जमाना चला गया भाई साहब। एंड ये जो मदरबोर्ड है 74,500 के आसपास चल रहा है आज की डेट में। एंड महंगे मदरबोर्ड की एक और पहचान भाई, यहाँ पे पोर्ट्स दबा के मिलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके देख लो कौन सा पोर्ट कितने काम का है। और रैम हमने यूज करी है G-Skill की Trident Z5 48GB DDR5 डुअल चैनल में 5200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड के साथ। एंड अगर आप XMP ऑन कर दे तो अप टू 8200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड तक ये चली जाती है। एंड भाई ये जो रैम है 35,000 के आसपास आपको मिल जाएगी आज की डेट में। और यहाँ पे जो AIO है वो MSI का कोर लिक्विड i360, और ये हमारा 360 mm का लिक्विड कूलर है। अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज करते हैं, ये प्रोसेसर अच्छी खासी पावर ड्रॉ करता है, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 360 mm का AIO लगाना, वो भी एक अच्छे ब्रांड का। ऐसे कुछ प्रिंस टाइप की शेप मिल जाएगी जो ऐसे ना 3D में जा रही होती है अंदर, वो गौर से देखोगे ना तो एंडलेस सा लूप लगता है देखने में। और भाई ये इजी टू इंस्टॉल है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वायर का झंझट ही नहीं है। यहाँ पे जो 3 फैंस हैं इसकी हमारे को सिंगल वायर मिलती है, ये
प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं हमारे को इसके रेडिएटर के ऊपर, एंड जस्ट प्लग एंड प्ले वाला मामला है। बाकी जो बीच का पंप है उसका तो कनेक्शन सेपरेट होता ही है। एंड ये AIOB 12,600 के आसपास का मिलता है आज की रेट में। और मैं आज की रेट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे, आप देख लेना बाद में कभी फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हो तो। उसके बाद आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, MSI का सुप्रीम X हमने यहाँ पे यूज करा है, RTX 4080 1,05,000 के आसपास का है ये। एंड भाई 16GB VRAM के साथ आता है, GDDR6 और 9728 CUDA कोर्स, यानी कि एकदम फुल ऑन तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एंड 304 टेंसर कोर्स है और साथ में 76 RT कोर्स हैं, और रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत बढ़िया है। गेमिंग में आप देख लेना उस चीज को। और ये जो RTX 4080 है ये अब ऑलमोस्ट एंड ऑफ लाइफ पे चल रहा है, ये डिसकंटिन्यू भी हो जाएगा बहुत जल्दी। अब 4080 सुपर है जो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे कुछ टाइम बाद मार्केट में मिल जाएगा, तो आप वो वाला भी ऑप्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो इससे बेटर परफॉर्म करेगा। अपने 4080 सुपर की आई थिंक पीसी बिल्ड कर रखी है, थंबनेल आ रहा होगा, देख लेना चैनल पे। और जो यहाँ पे स्टोरेज हमने यूज करी है वो है MSI की Spatium M482 Gen 4 SSD 2TB वाली यूज करी है। 11,500 इसकी प्राइसिंग है, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, फुल ऑन बढ़िया Gen 4 वाला मामला मिलता है। और जो पावर सप्लाई लगाई है एकदम ओहो जबरदस्त, MSI की MEG AI 1300P PCI 5 वाली पावर सप्लाई है, और ये 80+ प्लैटिनम सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, साथ में फुली मॉड्यूलर है, एंड साथ में PCI 5 एंड ATX 3.0 रेडी है। अब ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है कि भाई पावर सप्लाई कैसे चूज करनी है पीसी बिल्ड के बारे में, इसमें डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो वो वाली वीडियो देख लेना। और पावर सप्लाई भी सस्ती नहीं है, 28,700 की पावर सप्लाई है। देन उसके बाद हमारी कैबिनेट MSI की MAG Pano 100R PZ हमने यूज करी है, जो कि 13,000 रुपीज की कैबिनेट है। फुल फिश टैंक वाला मामला है, सामने आपको ग्लास मिलेगा, एंड जो इसका एज है वो भी कुछ इस तरीके से ग्लास में है। देन यहाँ पे हमारा फुल ट्रांसपेरेंट मामला है, अंदर RGB के तड़के हमने लगा रखे हैं। लास्ट हमने जो प्रोजेक्ट 0 वाली पीसी बिल्ड करी थी ना, उसके अंदर M100R हमने यूज करी थी, ये उसका सक्सेसर है। और इस कैबिनेट के अंदर हमारे को टोटल 4 ARGB फैंस मिल जाते हैं, फ्रंट में, साइड में 3 है और एक बैक में मिल जाएगा। और जैसे कैबिनेट का व्यू काफी तगड़ा है तो हमने GPU को ना वर्टिकली माउंट किया हुआ है, जो कि बहुत प्यारी लुक दे रहा है सामने से। और भाई इस पीसी बिल्ड की टोटल प्राइसिंग 3,15,000 के आसपास है, लेकिन आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो, जैसे 1000 वॉट की पावर सप्लाई के लिए जा सकते हो, 1 TB SSD के लिए जा सकते हो। उसके अलावा मदरबोर्ड हमने बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप लगाया है, आप चाहो तो उसमें भी पैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पे इसके अंदर आप 30 to 40,000 की कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट चीजें। जैसे कैबिनेट भी काफी ज्यादा हाई एंड है। और भाई MSI का इतना तगड़ा महंगा अगर आप सामान लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे अप टू 10,000 रुपीज का Amazon पे का गिफ्ट कार्ड आपको मिल सकता है, और ये ऑफर 31 मार्च 2025 तक वैलिड है। बेसिकली आप MSI के कोई भी 2 क्वालिफाइंग प्रोडक्ट्स खरीदोगे जो उस प्रमोशन के अंडर आता है, डिफरेंट कैटेगरीज में आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन प्रोडक्ट्स को जस्ट आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले MSI मेंबर सेंटर के अंदर आपको आईडी बनानी है, या फिर अगर बनी हुई है तो लॉगिन करना है। वहां पे आपको प्रमोशंस पेज मिलेगा जिसके अंदर पावर्ड बाय MSI फॉर न्यू ईयर मिलेगा। उसके अंदर अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसके अंदर अपना इनवॉइस अपलोड करो, और जो सीरियल नंबर है उसकी फोटो भी अपलोड करनी है, डब्बे के ऊपर से नहीं, एक्चुअल आपकी डिवाइस के ऊपर से। और 7 to 14 डेज लगेंगे फॉर अप्रूवल, और उसके बाद आपको अप टू 10,000 रुपीज का Amazon गिफ्ट कार्ड मिल सकता है। और बाकी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक वगैरह, तो वो भी चेकआउट कर लेना। अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर, यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर आप देख सकते हो, एंड साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए मैंने सेम प्राइस पॉइंट वाले CPUs लगा दिए थे। एंड Ultra 9 मल्टी कोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सिंगल कोर में अगर आप देखोगे तो 4900K के आसपास ही खड़ा होता है, और बाकी सारा वीडियो पॉज करके आप चेकआउट कर ही सकते हो, एंड परसेंटेज भी मेंशन्ड है। देन Cinebench 2024 के आप स्कोर देख सकते हो, इसके अंदर भी ये सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है मल्टी कोर एंड सिंगल कोर में। देन वी हैव Geekbench 6, यहाँ पे भी हाईएस्ट नंबर हमारे को मिलता है। एंड उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL जो बेसिकली GPU के लिए होता है, और यहाँ पे 4080 सुपर, 4070 Ti सुपर, या फिर जो इसके कंपेटिटिव GPUs आप देख सकते हो 4080 अच्छा खासा नंबर देता है, 2,46,000 के आसपास। देन ये रहा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। एंड उसके अलावा प्रोडक्टिविटी के लिए हमने Peugeot बेंचमार्क किया। सबसे पहले फोटोशॉप का 12,500 प्लस, यानी कि भाई किसी भी लेवल का फोटोशॉप आप आराम से मक्खन चला सकते हो, इतने पैसे जो खर्चे हैं। उसके बाद Peugeot का Premiere Pro वाला बेंचमार्क, यहाँ पे हमारा स्कोर 14,000 प्लस निकल गया है, यानी कि वीडियो एडिटिंग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको 8 बिट 10 बिट वाली फुटेज चलानी है, 4K 60 FPS 4K 120 FPS की फुटेज एडिट करनी है, ये सिस्टम कोई दिक्कत नहीं करेगा। और DaVinci Resolve का भी नंबर बहुत अच्छा निकल गया है, 10,700 के आसपास, तो भाई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी के मामले में फुल ऑन मक्खन परफॉर्मेंस देगा। देन ब्लेंडर में BMW का रेंडर हमने निकाला, पहले तो CPU पे, जिसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगा, 56 सेकंड्स के आसपास, और GPU पे तो भैया 8 सेकंड, ऐसे एकदम साइड में उठा के मार दिया उसने। और ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर आप देख सकते हो 8400 प्लस, यानी कि बहुत तगड़ा जीपीयू है। 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी टास्क आपको करना आंख बंद करके आराम से चलाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि फ्यूचर में GTA 6 भी अगर आते ना, वो भी आराम से चलवा देगा। और ये रहा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, देन ये रहा 3D मार्क टाइम्स 5, बढ़िया बढ़िया नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और ये रहा VR का बेंचमार्क 20,000 प्लस, यानी कि आराम से VR गेमिंग कर सकते हो। PC मार्क 10 8800 प्लस, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके बाद हमने जीपीयू पे लोड डाला फर्मार्क चला के,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जीपीयू पावर भाई 320 वॉट तक मैक्सिमम गई। टेम्परेचर इस जीपीयू के बहुत ठंडे हैं, मतलब ये थर्मल्स बहुत अच्छे मेंटेन कर रहा है। ट्रिपल फैन वाला जीपीयू हमारा 60 डिग्रीज तक ही गया मैक्सिमम। और उसके बाद सीपीयू पे लोड डाला, यहाँ पे मैक्सिमम 5.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक स्पीड गई, बट एवरेज जो है हमारा 3.6 के आसपास आ गया। ये 1 घंटे का मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज। और जो टेम्परेचर है 97 तक टच किए। अब ये इतने ज्यादा क्यों, आप पावर देखो, यहाँ पे सीपीयू मैक्सिमम 276 वॉट तक हिट कर गया था और एवरेज 250 वॉट का निकल गया है। ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है इनकी लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में, बस उससे ही कम पावर ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे अच्छे खासे पावर कंज्यूमिंग है, इसलिए कह रहा था 360 mm का AIO भाई कम से कम, वरना फिर कहोगे भैया परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। तो ओवरऑल कंक्लूड कर देते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, अगर आप प्रोडक्टिव टास्क करते हो, कुछ भी करते हो ना, गेम डेवलपमेंट तक भी अगर आप जा रहे हो, ये सिस्टम आपको कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो कंपोनेंट्स हमने इसके अंदर यूज करे, बेसिकली जो कोर अल्ट्रा सीरीज है ना, प्रोडक्टिविटी के मामले में अच्छी है, बट गेमिंग में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर हम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे 1080p पे टेस्ट करते हैं, जैसे गेमर्स नेक्सस की वेबसाइट से मैं डेटा देख रहा था, बहुत सारे सीपीयूज वो एक ही टाइम पे, एक ही वर्जन पे, एक ही गेम का वर्जन, एक ही सिस्टम स्पेक्स पे करते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स, बहुत सारे सिस्टम एंड बहुत खर्चा आता है, जो ऑब्वियसली मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम डेटा गेमर से उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोर अल्ट्रा 9 है वो 4900K, 3900K, 14700K से भी नीचे आता है। ये ड्रैगन्स डॉगमा 2 है। जैसे उसके बाद फाइनल फैंटेसी आप देख सकते हो, ये 1080p में टेस्ट करते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ ही रही होगी। उसके अंदर भी कोर अल्ट्रा 9 अगर आप देखो ना, तो AMD से भी नीचे आ जाता है, और उसके अलावा जो X3D है उससे तो ऑब्वियसली नीचे है, एंड यहाँ पे 13-14 जनरेशन से भी नीचे है। उसके बाद बॉल्डर्स गेट भी आप देख सकते हो, इसके अंदर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट वो गेम टू गेम वेरी करता है। देन हमारा F124 है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो काफी नीचे ये आता है। तो यहाँ पे गेमिंग को जैसे टेस्ट किया जाता है, अगर गेमिंग के हिसाब से देखते हैं तो कोर अल्ट्रा सीरीज डेस्कटॉप वाली कंपीट नहीं कर पा रही है, इवन अपनी लास्ट जनरेशन से भी। लेकिन ये गेम टू गेम वेरी करता है, बहुत सारे सिनेरियोज है। अब हमने जो पीसी बिल्ड करा है ये 4K गेमिंग पीसी बिल्ड है। अब कोई बंदा 4080 लगाएगा, वो 1080p पे गेम थोड़ी खेलेगा, वो 4K पे गेम खेलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोड हमारा जीपीयू पे चला जाता है। तो गेम टेस्ट देखो इस पीसी बिल्ड के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, कुछ कंपैरिजन वगैरह अगर करना होगा प्रोसेसर से। सबसे पहले वैलोरेंट, और जैसे कि सीपीयू हमारा अल्ट्रा 9 है, इतने FPS तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। एंड भाई 4K पे ही गेम टेस्ट करेंगे सारे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही हमने बिल्कुल 4K गेमिंग वाला लगाया। और यहाँ पे आप बढ़िया देख सकते हो, हमारा जो सीपीयू है ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, अभी तो इनिशियली पहला गेम है, बाकी आगे भी देखेंगे। एंड बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। क्लॉक स्पीड नहीं आ रही थी सीपीयू की, हमने HW इन्फो भी ट्राई करके देखा है, मैं से आफ्टर बर्न में नहीं है। जब भी नया नया सीपीयू आता ना, तो वो सारे स्टैट्स निकाल नहीं पाता। उसके बाद हमने टेस्ट किया CS2, एंड CS2 में बढ़िया हमारे 200+ फ्रेम रेट आ रहे हैं। एंड ये गेम अब हमारा थोड़ा ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव हो चुका है कंपेयर टू सीपीयू इंटेंसिव। और जैसे कि 4K में गेम टेस्ट कर रहे हैं, तो 4K में तो सारा का सारा लोड ज्यादातर हमारा जीपीयू पे ही आएगा। तो यहाँ पे आपको 4080 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा आइडिया लग पाएगा। उसके बाद GTA 5 यहाँ पे वेरी हाई अल्ट्रा, सब कुछ अल्ट्रा पे कर दिया था, क्योंकि अगर वो 188 FPS से ज्यादा फ्रेम रेट आता है ना, तो स्टटर मारने लगता है। तो हमने सारा का सारा लोड ही एकदम जीपीयू पे डाल दिया था। एंड इसके अंदर भी अच्छे 120-130 फ्रेम रेट मिल रहा है। एंड मैक्सिमम सेटिंग्स एल्डन रिंग के अंदर 60 फ्रेम रेट लॉक्ड वाला गेम है, तो यहाँ पे 5760 वाली परफॉर्मेंस मिल रही है। RTB मैक्सिमम है, यानी कि रे ट्रेसिंग। उसके बाद RDR2 में तो डेफिनेटली अच्छे फ्रेम रेट मिल ही जाते हैं, और इसके अंदर DLSS भी मिलता है, तो उसके बाद तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस है। साइबरपंक के अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, एंड यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, जस्ट डबल का डिफरेंस मिलता है। 4K अल्ट्रा की परफॉर्मेंस है ये। और साइबरपंक में पता नहीं क्या इशू हुआ था, रे ट्रेसिंग लगाने के बाद भाई नॉर्मल से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही थी। और ऐसा नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, क्रॉस चेक किया था, यहाँ पे रिकॉर्ड ही इस तरीके से हुआ है। हो सकता है कुछ ग्लिच वगैरह हो गया सिस्टम में, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के भी लगभग सेम से फ्रेम रेट आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी चेक कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस है। 4K अल्ट्रा में आप रॉ परफॉर्मेंस ले लो या फ्रेम जनरेशन भी लगाओगे, तो आप मतलब जबरदस्त गेम प्ले कर सकते हो। देन हमने लास्ट ऑफ अस चेक किया, यहाँ पे 4K अल्ट्रा में 60 फ्रेम रेट हमारे को स्टेबल मिल रहे थे रॉ परफॉर्मेंस में, एंड इसके अंदर हमारे को DLSS मिलता है। और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस जस्ट डबल के FPS मिल रहे हैं यहाँ पे। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, एंड ये गेम भाई बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव है, 10 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है। इवन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो 12-13 GB के आसपास, एंड परफॉर्मेंस दोनों सिनेरियोज में जबरदस्त। एंड उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा, यहाँ रॉ परफॉर्मेंस वेरी हाई सेटिंग्स 4K बढ़िया, फिर आप फ्रेम जनरेशन लगा लो तो और भी बढ़िया। गॉड ऑफ वॉर में भी सेम ही सिनेरियो है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड गेम है, अच्छे फ्रेम रेट मिलते हैं। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक हो गया स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं। एंड उसके बाद हमने हेलब्लेड टेस्ट किया, ये बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। इसके अंदर भी हमारे को 4K हाई सेटिंग्स में 40-45 FPS मिल रहा है, बट फ्रेम जनरेशन मिलता है, तो आप ज्यादा FPS निकाल सकते हो। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग अनरियल इंजन 5 का गेम है, ये बहुत ज्यादा लोड डालता है जीपीयू पे, और सिनेमैटिक 4K यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में 30-35 FPS ही निकाल पा रहा है। लेकिन वो ये फ्रेम जनरेशन लगा के ज्यादा FPS ले लो। एंड इस गेम के अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करते हो, तो परफॉर्मेंस में इतना इंपैक्ट नहीं आता है, उस सिनेरियो में भी लगभग सेम ही FPS मिलता है। ये हमने पुराने सारे सिस्टम में देख लिया टेस्ट करके। उसके बाद एलन वेक 2, ये बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है, 12 GB के आसपास VRAM कंज्यूम करता है, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया है। और वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को भी हाई पे कर देते हैं, वहां जाके भाई 4080 ने अपना दम तोड़ा।
15 GB के आसपास कंजम्पशन हो रही है हमारी VRAM की, एंड FPS रॉ परफॉर्मेंस में नहीं अच्छे आ रहे, लेकिन वही बात है, फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो आप डेफिनेटली खेल सकते हो। एंड अगर कंक्लूड करता हूं सिस्टम की गेमिंग परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पे आप 4K में भाई आज की डेट के AAA के सारे टाइटल्स खेल सकते हो। सेटिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लेना, DLSS वगैरह ऊपर नीचे कर लेना। एंड फ्यूचर के हिसाब से अगर बताऊं कि हाँ GTA 6 भाई डेफिनेटली जिस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, 16 GB VRAM वाला GPU है, तो भाई GTA 6 भी आराम से इसके ऊपर चल जाएगी। तो किसी ने अगर इस पे बिल्ड कर रखा है तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बढ़िया GPU भी अगले आने वाले 5 साल में बढ़िया गेमिंग करवा देगा। तो भाई देख लिया आपने परफॉर्मेंस, बढ़िया FPS वगैरह निकाल के देगा अगर आप ये पीसी बिल्ड करते हो। एंड कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आपके पास 3900K है, 4900K है, आई विल नॉट से कि आप इसमें अपग्रेड करो। हाँ, अगर आप आज की डेट में नया पीसी बिल्ड करने जा रहे हो और इंटेल ही आपको लेना है, तो ये आपके लिए चॉइस बन सकता है, वरना ऐसा कुछ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर इसको इसके बिल्कुल कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं, AMD Ryzen 9 9950X के साथ, वो भी 5657 का है, ये 58-59,000 का है, और साथ में 9800X3D भी आता है, जो भी हमने रिसेंटली रिव्यू किया था। वो टोटली गेमिंग लेवल प्रोसेसर है। अगर आप सामने चार्ट देखो Cinebench R23 के हिसाब से, तो Core Ultra 9 के नंबर्स अच्छे खासे हैं, बट कंपेयर टू Ryzen 9 9950X यहाँ पे परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में। Ryzen 7 9800X3D के नंबर्स बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इट्स लाइक ओके, बट वो टोटली गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, गेमिंग में करियर बना रहे हो, आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है, क्योंकि उसके अंदर 3D कैश मिलते हैं, और उसके बारे में डिटेल में हमने उस वीडियो में बात करा, आप उसकी डेडिकेटेड वीडियो देख लेना इसके बाद। लेकिन अगर आप AMD से कंपेयर करते हो और आज की डेट में नया CPU ले रहे हो, तो भाई 9950X भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप 9950X को गेमिंग में देखोगे ना, तो Core Ultra 9 के आसपास ही खड़ा होता है, जैसे Dragon's Dogma 2 में भी अगर आप देखोगे, ये 1080p वाली गेमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, जिससे हम बेसिकली प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर Core Ultra 9 एंड 9950X ना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, बहुत ऐसे 5, 7, 10, 12 FPS का डिफरेंस है। ये 3-4 गेम के हिसाब से, बाकी गेम टू गेम वैरी करेगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है आपके पास। और अगर गेमिंग प्रोसेसर और तगड़ा देख रहे हो, तो एक AMD का X3D लाइनअप का प्रोसेसर एक और आ रहा है, जो भी CES में अनाउंस करेंगे, तो देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस देगा, एंड डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाएंगे। एंड बस ये था पूरा पीसी बिल्ड Core Ultra 9 4080 के साथ। मैं ज्यादा 4090 की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। 4070 4080 लाइनअप जो है, ये लोग ज्यादा पीसी बिल्ड करते हैं इसके अंदर। अगर आपको एक अच्छी, मतलब जैसे इसके अंदर 4K लेवल गेमिंग हो गई, तो इतना पीसी बिल्ड है। बाकी आपके क्या डिमांड है, कौन सा पीसी बिल्ड चाहते हो, किस कॉम्बिनेशन में, किस प्राइस पॉइंट में, मेरे को कमेंट करके बताना है। एंड किसी प्रोसेसर या किसी GPU में कंपैरिजन चाहते हो, वो भी बताना, हम वो भी डालने की बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड कुछ फीडबैक मेरे लिए वीडियो में से वो बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।